हेलो एवरीवन। उम्मीद करते हैं आप अच्छे नहीं बहुत अच्छे होंगे। आज हम बात करने वाले हैं ट्रांसलेशन की। ट्रांसलेशन वो प्रोसेस है जिसमें एमआरएनए से प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है, लेकिन इसको सीखने के लिए जेनेटिक कोड और टीआरएनए सीखना जरूरी है। तो सबसे पहले हम जेनेटिक कोड और टीआरएनए को कंप्लीट करेंगे, फिर ट्रांसलेशन देख रहे होंगे। तो आप इस वीडियो को कंप्लीट देखिए और इस वीडियो के बाद आपको एनसीईआरटी बेसिस कोई वीडियो देखने की कोई ज़रूरत नहीं होगी। तो चलिए सीखना शुरू करते हैं। वीडियो के लास्ट में आप कमेंट सेक्शन में फीडबैक अपना जरूर दीजिए। बात करने वाले हैं ट्रांसलेशन की, लेकिन उससे पहले हम जेनेटिक कोड को समझ रहे होंगे। हम जानते हैं जब डीएनए से डीएनए का फॉर्मेशन करना होता है या फिर डीएनए से आरएनए का फॉर्मेशन करना होता है तो वहाँ पर कम्प्लीमेंट्री रूल अप्लीकेबल होता है। मतलब क्या है, डीएनए से डीएनए बनाने में ए के सामने टी आ जाता है और सी के सामने जी आ जाता है, और वहीं डीएनए से आरएनए बनाने में ए के सामने यू और सी के सामने जी आता है। यानी हमें पता है कि नई चेन किसकी बनने वाली है या न्यूक्लियोटाइड्स किसके अकॉर्डिंग अरेंज होने वाले हैं। लेकिन जब आरएनए से प्रोटीन यानी ट्रांसलेशन करना होता है तो ऐसा कोई कम्प्लीमेंट्री रूल फॉलो नहीं होता। रीजन क्या है कि जो प्रोटीन होता है ये प्रोटीन अमाइनो एसिड से मिलकर बने हुए रहते हैं, और अमाइनो एसिड के अंदर कोई नाइट्रोजनस बेस नहीं होता है जो कम्प्लीमेंट्री रूल को फॉलो करा पाए और अकॉर्डिंग टू आरएनए ये अमाइनो एसिड अरेंज हो पाए। इसलिए सबसे पहले हम सीखते हैं जेनेटिक कोड को जो एमआरएनए के अंदर होते हैं और ये अमाइनो एसिड को कोड करते हैं। तो क्या होते हैं जेनेटिक कोड? ये जेनेटिक कोड एमआरएनए के अंदर वो सीक्वेंस हैं जो प्रोटीन के अंदर अमाइनो एसिड को कोड कर रहे होंगे। जब कोई कम्प्लीमेंट्री रूल फॉलो नहीं होता है तो ये सीखना कठिन हो जाता है कि एमआरएनए के अंदर जो नाइट्रोजनस बेसिस के सीक्वेंस हैं, न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंस हैं, ये पर्टिकुलर अमाइनो एसिड और फिर प्रोटीन को कैसे कोड कर रहे होते हैं। तो कुछ साइंटिस्ट जो उस टाइम पे थे उनका मानना था कि नहीं भाई, जो एमआरएनए है इस एमआरएनए से हो सकता है कि प्रोटीन बनता ही ना हो, ये प्रोटीन की चेन बनती ना हो। लेकिन कुछ साइंटिस्ट थे उस टाइम पे भी जिनका मानना था कि नहीं, एमआरएनए से ही प्रोटीन बनती है, क्योंकि एमआरएनए जो है वो डीएनए से बनता है और अगर इस डीएनए में कहीं पे चेंज करते हैं तो एमआरएनए में भी चेंज होना चाहिए, और एमआरएनए में चेंज हो रहा है तो उससे बनने वाले प्रोटीन में भी चेंज होना चाहिए। और ऐसा इन एक्चुअल हो रहा था। डीएनए में चेंज करने से एमआरएनए में चेंज होता था और एमआरएनए में चेंज की वजह से प्रोटीन में चेंज होता था। यानी ये कंक्लूड किया गया कि हो ना हो एमआरएनए से ही प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है। बट इन दोनों के बीच जब कोई कम्प्लीमेंट्री रूल नहीं है तो एमआरएनए से प्रोटीन कैसे बनता है? तो यहाँ बीच में आ जाता है, कहानी में आ जाता है टीआरएनए। टीआरएनए क्या करता है? टीआरएनए अमाइनो एसिड को अपने ऊपर बिठा के लेके आता है और इस एमआरएनए के अंदर जो कोड्स होते हैं उन कोड्स को पढ़ता है और अमाइनो एसिड को छोड़ देता है। अगला टीआरएनए आता है, एमआरएनए के कोड को पढ़ता है और उसके अकॉर्डिंग ही अमाइनो एसिड को यहाँ पे छोड़ देता है। अगला टीआरएनए आएगा, फर्दर अमाइनो एसिड लेके अमाइनो एसिड को छोड़ देगा एमआरएनए के कोड के अकॉर्डिंग, और ऐसे जो अमाइनो एसिड होंगे ये आपस में पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्म करके प्रोटीन का फॉर्मेशन करते हैं। यानी हो ना हो एमआरएनए ही प्रोटीन बनाता है, लेकिन एमआरएनए और प्रोटीन डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है। इनको आपस में रिलेट करने के लिए टीआरएनए आता है और एमआरएनए और प्रोटीन के बीच में रिलेशन को इस्टेब्लिश करता है। तो सबसे पहले पढ़ने वाले हैं जेनेटिक कोड को जो एमआरएनए के अंदर होते हैं और जिनके बेसिस पर अमाइनो एसिड को कोड किया जाता है, और उसके बाद पढ़ेंगे टीआरएनए जो एमआरएनए और प्रोटीन को लिंक कर रहा होगा, और फर्दर हम पढ़ेंगे ट्रांसलेशन जिसमें हम एमआरएनए के अकॉर्डिंग प्रोटीन का फॉर्मेशन जो एक पॉलीपेप्टाइड चेन है कैसे होती है इसको देख रहे होंगे। तो सबसे पहले पढ़ते हैं जेनेटिक कोड। जेनेटिक कोड न्यूक्लियोटाइड्स का वो सीक्वेंस होता है जो अमाइनो एसिड को कोड करता है। हम जानते हैं न्यूक्लियोटाइड 4 तरीके की होती हैं, क्योंकि आरएनए के अंदर जो नाइट्रोजनस बेसेस हैं वो 4 तरीके की होती हैं। तो कौन कौन से 4 तरीके के न्यूक्लियोटाइड होते हैं? ए वाला न्यूक्लियोटाइड, यू वाला न्यूक्लियोटाइड, सी वाला न्यूक्लियोटाइड और जी वाला न्यूक्लियोटाइड होता है। अब ए यू सी जी वाले न्यूक्लियोटाइड ही एमआरएनए के अंदर कोडॉन बनाते हैं और जो अमाइनो एसिड को कोड करते हैं। अच्छा, हम जानते हैं ह्यूमन सेल के अंदर या ह्यूमन के अंदर कुल 20 तरीके की अमाइनो एसिड होती हैं, लेकिन हमारे पास तो जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं ये केवल 4 तरीके की हैं। तो अगर एक न्यूक्लियोटाइड एक अमाइनो एसिड को कोड करता तो केवल 4 तरीके के अमाइनो एसिड ही कोड हो पाते।
लेकिन कितने तरीके के अमाइनो एसिड को कोड करना है, 20 तरीके के अमाइनो एसिड को कोड करना है। तो हो ना हो केवल एक न्यूक्लियोटाइड ही एक अमाइनो एसिड को कोड तो नहीं कर रहा होगा, यानी ये मल्टीपल में पेयरिंग करते होंगे। अब पेयरिंग एक के मल्टीपल में अगर होगी तो 4 तरीके के अमाइनो एसिड ही कोड हो पाएंगे, लेकिन करना कितना है, 20 तरीके के अमाइनो एसिड को। तो ये एक के मल्टीपल में अमाइनो एसिड को कोड तो नहीं करता होगा, क्योंकि अगर ऐसा करता तो मैक्सिमम 4 अमाइनो एसिड ही कोड हो पाते। अगर नाइट्रोजनस बेसेस 2 के मल्टीपल में होंगे, मतलब न्यूक्लियोटाइड्स 2 के मल्टीपल में होंगे, तो टोटल 8 अमाइनो एसिड को कोड किया जा सकता है। और इसका सिंपल सा फार्मूला होता है नंबर ऑफ नाइट्रोजनस बेसेस या फिर टाइप्स ऑफ नाइट्रोजनस बेसेस के पावर 2। तो ऐसे 8 आ जाता है। मतलब जो पेयर अगर हम मल्टीपल पेयरिंग करते हैं तो कुल 8 तरीके की पेयर्स बनेंगे और कुल 8 तरीके के अमाइनो एसिड ही कोड हो रहे होंगे। लेकिन हमें कितनों को कोड करना है, 20 तरीके की अमाइनो एसिड को। अभी भी क्राइटेरिया फुलफिल नहीं हो रही है। तो ये देखो एक मैथमेटिकल कैलकुलेशन ही है जो हम इन पेपर कर सकते हैं। अब एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था जॉर्ज गैमो। जॉर्ज गैमो जो एक फिजिसिस्ट थे, इन्होंने बताया कि यहाँ पर केवल 4 तरीके के ही नाइट्रोजनस बेसेस हैं जो 20 टाइप के अमाइनो एसिड को कोड करते हैं। तो हो ना हो ये 20 तरीके के अमाइनो एसिड को कोड करने के लिए द कोड शुड बी मेड अप ऑफ 3 न्यूक्लियोटाइड्स, यानी ये कोड्स 3 न्यूक्लियोटाइड के मल्टीपल में पाए जाते होंगे। और अगर ऐसा मैथमेटिकल कैलकुलेशन करते हैं, परमुटेशन कॉम्बिनेशन बैठाते हैं, तो फार्मूला 4 के पावर n, और n यहाँ पे 3 के मल्टीपल में लिए हैं तो 3 हो जाएगा, और ऐसे कुल 64 कोडॉन्स जनरेट हो जाएंगे। तो अब 64 कोडॉन्स 20 अमाइनो एसिड को कोड कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। यानी हमारे पास कोडॉन्स हो गए हैं 64 और कोड करना है केवल 20 अमाइनो एसिड को, किया जा सकता है। लेकिन इस बात से हम एक बात बहुत क्लियर कह सकते हैं कि 64 मिल के 20 को कोड कर रहे हैं, यानी हो ना हो एक से ज़्यादा कोडॉन एक अमाइनो एसिड को कोड कर रहा होगा। मतलब क्या है, मोर देन 1 कोडॉन कोड्स 1 अमाइनो एसिड। और ये बिल्कुल आसानी से हम कह सकते हैं क्योंकि हमारे पास कोडॉन कितने हैं, 64, और अमाइनो एसिड कितने हैं, 20। तो 20 को कोड करने के लिए 64 कोडॉन है, यानी हो ना हो एक अमाइनो एसिड एक से ज़्यादा कोडॉन से कोड हो रही होगी। तो अब आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आता है, जो टर्म्स है जेनेटिक कोड का वो कौन दिया था, जॉर्ज गैमो ने। और इन्होंने ही सजेस्ट किया था, एक्सपेरिमेंटली प्रूफ नहीं किया था, मैथमेटिकल कैलकुलेशन था, सजेशन था कि कोडॉन ट्रिपलेट होते हैं। यानी जो अमाइनो एसिड को कोड करते हैं, जिनको हम जेनेटिक कोड कहते हैं या फिर कोडॉन कहते हैं, वो 3 के मल्टीपल में पाए जाते हैं। इसके बाद एक साइंटिस्ट थे, इंडियन साइंटिस्ट डॉक्टर हरगोविंद खुराना। इन्होंने केमिकली आरएनए को सिंथेसाइज किया और फिर प्रोटीन की चेन बनाई जो 2 तरीके की थी, एक होमोपॉलीमर और दूसरी कोपॉलीमर। होमोपॉलीमर का मतलब क्या है कि सेम अमाइनो एसिड से बनने वाली प्रोटीन की चेन, और कोपॉलीमर का मतलब है कि डिफरेंट अमाइनो एसिड से बनने वाली प्रोटीन की चेन। मतलब क्या है, सिंपल से इनके एक्सपेरिमेंट को समझाते हैं। एक टेस्ट ट्यूब लिया और इस टेस्ट ट्यूब में आरएनए को जोड़ दिया, जैसे यू यू यू, ये 3 न्यूक्लियोटाइड्स हैं, फिर यू 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 जोड़ दो, 6 न्यूक्लियोटाइड्स हो गई। और 6 न्यूक्लियोटाइड्स हो गई तो अगर 3 न्यूक्लियोटाइड मिलके एक अमाइनो एसिड को कोड करता है तो ये 6 न्यूक्लियोटाइड मिलके 2 अमाइनो एसिड को ही कोड करने चाहिए। और इस टेस्ट ट्यूब में देखा गया कि केवल 2 अमाइनो एसिड ही बन रहे हैं। मतलब हो ना हो कोडॉन ट्रिपलेट होते हैं। तो ऐसे सेम अमाइनो एसिड का एडिशन और डिफरेंट अमाइनो एसिड का एडिशन भी डॉक्टर हरगोविंद खुराना जी ने किया था। इनके अलावा 2 और साइंटिस्ट थे, नीरनबर्ग और मैथाई, जिन्होंने प्रोटीन को सेल फ्री सिस्टम में बना दिया। मतलब टेस्ट ट्यूब के अंदर प्रोटीन का फॉर्मेशन करके दिखाया, तरीका बिल्कुल यही वाला था, लेकिन इन्होंने केवल होमोपॉलीमर को बनाया था। होमोपॉलीमर का मतलब सेम टाइप के अमाइनो एसिड को जोड़ा था, लेकिन हरगोविंद खुराना ने होमोपॉलीमर के साथ साथ कोपॉलीमर को भी बनाया था। अब ये बताइए कि आरएनए का फॉर्मेशन करना है, अमाइनो एसिड को आपस में जोड़ना है, तो जोड़ने के लिए आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम भी चाहिए होता है। और ये आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम टेम्पलेट डिपेंडेंट मैनर में अमाइनो एसिड को जोड़ता है, लेकिन हमें टेस्ट ट्यूब में तो डीएनए दिया ही नहीं। यानी टेम्पलेट इंडिपेंडेंट मैनर में आरएनए बनाना है और
न्यूक्लियोटाइड्स को जोड़ना है तो इसके लिए डिफरेंट टाइप ऑफ एंजाइम चाहिए जो टेम्पलेट इंडिपेंडेंट मैनर में न्यूक्लियोटाइड्स को जोड़ता हो। तो इसके लिए जो आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम लेते हैं उस आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम का नाम होता है सेवेरो-ओकोवा एंजाइम। सेवेरो-ओकोवा एंजाइम एक्चुअली में एक जापानीज साइंटिस्ट के नाम से लिया गया है और इसको हम पॉलीन्यूक्लियोटाइड फॉस्फोराइलेज भी कहते हैं। तो ये एंजाइम जो है टेस्ट ट्यूब के अंदर न्यूक्लियोटाइड्स को जोड़ देता है और न्यूक्लियोटाइड्स को जोड़ने के बाद आरएनए का फॉर्मेशन कर लिया जाता है और उसी आरएनए से कितने प्रोटीन बन रहे हैं इसके अकॉर्डिंग हम डिसाइड कर पाते हैं कि कोडॉन ट्रिपलेट ही होते हैं। जैसे मान लीजिए आपने टेस्ट ट्यूब में 9 न्यूक्लियोटाइड्स डाला है तो कुल कितने अमाइनो एसिड बनने चाहिए? 3। तो अगर 3 ही अमाइनो एसिड बनते हैं तो हम ये कह सकते हैं कि अच्छा ठीक है 3 न्यूक्लियोटाइड ने मिलके एक अमाइनो एसिड को कोड किया होगा तो 9 न्यूक्लियोटाइड्स मिलके 3 अमाइनो एसिड को कोड कर रहे होंगे। तो इन एक्सपेरिमेंट से हम ये समझ चुके थे कि कोडॉन जो होते हैं वो ट्रिपलेट होते हैं, मतलब mRNA पे जो सीक्वेंस होते हैं उनमें से 3-3 सीक्वेंस मिलके एक एक अमाइनो एसिड को कोड कर रहे होते हैं और ये जो 3 के मल्टीपल में न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं इन्हीं 3 के मल्टीपल को हम कोडॉन कहते हैं। तो ये 64 टाइप्स ऑफ कोडॉन कैसे बन सकते हैं, बनाने का एक सिंपल सा टेबल दिया हुआ है। सबसे पहले लिखते हैं UCAG, इधर भी लिख देते हैं UCAG। फिर इस वाले लाइन में यहाँ से U उठा के लिख देते हैं, इस वाली लाइन में यहाँ से U उठा के लिख देते हैं और लास्ट वाली लाइन में UCAG हर जगह लिखते हैं। तो UUU, UUC, UUA और UUG ये सभी फिनाइल अलानिन को कोड कर रहे होते हैं, पहला और दूसरा। UUA और UUG ल्यूसीन को कोड कर रहे होते हैं। इसके साथ इस वाले में अब यहाँ से C आ जाएगा और यहाँ से U आ जाएगा और इस वाली लाइन में UCAG लिखते हैं। ये सभी मिलके ल्यूसीन को कोड कर रहे हैं। तो देख रहे हो अमाइनो एसिड ल्यूसीन ही है लेकिन एक से ज्यादा टाइप्स ऑफ कोडॉन से कोड हो रही है। तो पीछे यही बताया भी गया, चूंकि कोडॉन्स ज्यादा हैं 64 है, अमाइनो एसिड केवल 20 है, यानी हो ना हो एक अमाइनो एसिड को एक से ज्यादा कोडॉन कोड करते हैं। द सेलिएंट फीचर ऑफ जेनेटिक कोड आर एज फॉलो। अब ये आपको एकदम याद होना चाहिए क्योंकि इनसे बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। तो देखते हैं, समझते हैं। द कोडॉन इज ट्रिपलेट, मतलब क्या है? कोडॉन तीन के मल्टीपल में होते हैं, ट्रिपलेट होते हैं। 61 कोडॉन्स कोड फॉर अमाइनो एसिड्स एंड 3 कोडॉन्स डू नॉट कोड फॉर एनी अमाइनो एसिड, हेंस दे फंक्शन एज अ स्टॉप कोडॉन। मतलब क्या है कि इन 64 कोडॉन्स में से 61 कोडॉन्स अमाइनो एसिड बनाते हैं लेकिन 3 कोडॉन्स अमाइनो एसिड नहीं बनाते हैं। और वो ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि जब mRNA से प्रोटीन का फॉर्मेशन हो रहा होगा, अमाइनो एसिड को जोड़ा जा रहा होगा, तो कहीं तो इस रिएक्शन को स्टॉप करना होगा। तो ये रिएक्शन वहीं स्टॉप होती है जहां पर स्टॉप कोडॉन होते हैं। वो किसी अमाइनो एसिड को कोड नहीं कर रहे होंगे तो वो चेन ब्रेक हो जाएगी और ऐसे ये स्टॉप कोडॉन के जैसे काम करते हैं। दूसरा समझते हैं, सम अमाइनो एसिड्स आर कोडेड बाय मोर देन 1 कोडॉन। ये तो आपको याद हो गया है और इसी को रूल ऑफ डीजेनरेसी कहते हैं, यानी एक अमाइनो एसिड एक से ज्यादा कोडॉन से कोड होते हैं और ये रूल ऑफ डीजेनरेसी है। इसका मतलब ये है कि अगर एक अमाइनो एसिड केवल एक ही कोडॉन से कोड होगा तो वो हो ना हो इस रूल ऑफ डीजेनरेसी का एक्सेप्शन होगा। और हमारे सिलेबस में, या मैं कहूँ कि कोडॉन्स में 2 एक्सेप्शन हमको देखने मिलते हैं। UGG जो है ये एक कोडॉन है और ट्रिप्टोफेन जो है केवल एक ही कोडॉन UGG से कोड होता है। वहीं मिथ्योनिन केवल AUG से ही कोड होता है। लेकिन होना क्या चाहिए कि ये एक अमाइनो एसिड कई सारे कोडॉन से कोड होना चाहिए, लेकिन कई सारे से ना होकर केवल और केवल एक ही कोडॉन से कोड हो रहा है। वैसे ही ट्रिप्टोफेन जो अमाइनो एसिड है ये कई सारे कोडॉन से कोड होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है, ये केवल UGG से ही कोड हो रहा है। तो ये रूल ऑफ डीजेनरेसी के एक्सेप्शन होते हैं और इनको हम चार्ट में यहाँ पे देख सकते हैं। तीसरा है, द कोडॉन इज रीड इन mRNA इन अ कंटिन्यूअस फैशन, देयर इज नो पंक्चुएशन। अब इस लाइन को आपको समझाते हैं। जैसे मान लीजिए UUU है, UUC है, UUA है। तो ये नहीं है कि 3 के मल्टीपल में पढ़ना है तो पहले 3 ये पढ़ लिया, फिर अगला 3 ये पढ़ लिया, फिर अगला 3 ये पढ़ लिया, अगला 3 ये पढ़ लिया और अगला 3 ये पढ़ लिया। नहीं, कंटिन्यूअस फैशन में रीडिंग होती है। इस तरीके से आप रीड नहीं कर सकते जो ये ऊपर किया है। मतलब पहले 3 करेंगे, उसके बाद फिर 3 को रीड करना है, उसके बाद फिर 3 को रीड करना है। बीच में से आप रीडिंग नहीं कर सकते हैं इस तरीके से। कुछ ये वाली रीडिंग पॉसिबल नहीं होती है। केवल 3 के
मल्टीपल में रीड करना है, वो भी कंटिन्यूअस फैशन में, मतलब पहले 3 फिर दूसरा 3 फिर तीसरा 3 ऐसे करके रीड करना होता है। फोर्थ पॉइंट समझते हैं, द कोडॉन इज नियरली यूनिवर्सल। अब ये बायोटेक्नोलॉजी की बेसिस बनाती है और ये नीट में क्वेश्चन एक बार आ चुका है। कोडॉन नियरली यूनिवर्सल होते हैं, मतलब क्या है कि हमारे अंदर अगर यू हमारे अंदर mRNA जो है उसमें यू अगर फिनाइल अलानिन को कोड करता है, तो एक कुत्ते के अंदर, बिल्ली के अंदर, बैक्टीरिया के अंदर या दुनिया के किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर यू फिनाइल अलानिन को ही कोड कर रहा होगा। मतलब कोडॉन कैसे होते हैं, यूनिवर्सल होते हैं, हर जगह एक ही इंफॉर्मेशन को कोड कर रहे होते हैं। इसके कुछ एक्सेप्शन भी हैं, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रियल कोडॉन्स और प्रोटोजोआ के अंदर जो यूजीए है वो ट्रिप्टोफेन को कोड करता है, लेकिन हम जानते हैं कि इन जनरल ट्रिप्टोफेन को यूजीजी कोड कर रहा होता है। तो ये यूनिवर्सल्स लॉ के एक्सेप्शंस हैं। बाकी हर एक ऑर्गेनिज्म में प्रोटोजोआ और माइटोकॉन्ड्रियल कोडॉन को छोड़ के बाकी हर जगह यूजीजी ही ट्रिप्टोफेन को कोड करता है, लेकिन इन केस ऑफ माइटोकॉन्ड्रियल कोडॉन और प्रोटोजोआ के केस में ट्रिप्टोफेन यूजीए से कोड होता है। लेकिन आपको बता दूं, ये जो यूजीए है ना, ये एक्चुअल में स्टॉप कोडॉन होता है, ये किसी को कोड नहीं करता है हमारे अंदर, आपके अंदर, लेकिन एक्सेप्शनली ये प्रोटोजोआ और माइटोकॉन्ड्रियल कोडॉन में ट्रिप्टोफेन को कोड कर रहा होता है, यानी ये यूनिवर्सल रूल का एक्सेप्शन होता है। AUG हैज डुअल फंक्शन। जो AUG कोडॉन है इसके 2 फंक्शन होते हैं। पहला तो ये है कि ये मेथियोनिन को कोड करता है और दूसरा इनिशिएटर कोडॉन के जैसे काम होता है या इनिशिएटर कोडॉन के जैसे काम करता है। मतलब क्या है कि ये एक mRNA है और इस mRNA पे कई सारे सीक्वेंस होंगे, UUU, UUC, UUG और ऐसे बहुत सारे सीक्वेंस होंगे। लेकिन AUG, AUU कुछ भी सीक्वेंस आप बना लो, लेकिन हम जानते हैं mRNA ही प्रोटीन बनाएगी। तो क्या mRNA प्रोटीन बनाने का जो शुरुआत है, स्टार्टिंग है, यहीं से कर देगी? ऐसा नहीं होता है। mRNA से प्रोटीन बनना वहीं से स्टार्ट होगा जहां पर इनिशिएटर कोडॉन होंगे, और इनिशिएटर कोडॉन तो यहाँ पे है AUG, यानी प्रोटीन का फॉर्मेशन होना हो यहाँ से स्टार्ट हो रहा होगा। ये प्रोटीन के फॉर्मेशन में यानी अमाइनो एसिड को कोड करने में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे होंगे, वो काम यहाँ से स्टार्ट होगा, यानी ट्रांसलेशन स्टार्टिंग कोडॉन से इनिशिएट होते हैं। इसके बारे में कुछ और देखते हैं जो एनसीईआरटी से बाहर है। इनिशिएटर कोडॉन्स प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म के अंदर AUG होते हैं। AUG स्टार्टिंग कोडॉन के जैसे अगर काम करेगा, मतलब जहां से स्टार्ट हो रहा है पॉलीपेप्टाइड का फॉर्मेशन, अमाइनो एसिड के चेन का फॉर्मेशन, तो अगर सबसे शुरू में AUG आएगा तो एन फॉर्माइल मेथियोनिन को कोड करेगा। लेकिन अगर उसी mRNA के चेन के बीचों बीच में कहीं आता है तो ये मेथियोनिन को कोड कर रहा होगा। वहीं अगर मान लीजिए उस mRNA के अंदर AUG है ही नहीं, तो क्या ट्रांसलेशन स्टार्ट नहीं होगा? नहीं, ऐसा नहीं है। अगर AUG नहीं होगा तो उसके जगह पर GUG स्टार्टिंग कोडॉन के जैसे काम करता है और सबसे शुरू में तो ये मिथियोनिन को कोड करता है, लेकिन अगर बीच में कहीं आता है तो मिथियोनिन की जगह वैलिन को कोड करता है। यानी इनिशिएटर के कोडॉन के जैसे 2 कोडॉन्स काम कर सकते हैं, AUG, GUG। याद करने का तरीका है AOG और JAOG। सबसे पहले कौन काम करता है? AOG यानी AUG, और अगर ये नहीं होता है तो फिर काम करता है GUG यानी JAOG। तो इसको हम समझ सकते हैं। इसके अलावा जो टर्मिनेटर कोडॉन्स हैं, स्टॉप कोडॉन्स हैं, ये होते हैं UAA, UAG, UGA। याद करने का तरीका, UAA को आप याद कर लीजिए और UAG में U कांस्टेंट है, AG का पोजीशन चेंज कर दिया गया है। तो एक बार UAG है, एक बार इसको उल्टा कर दीजिए, UGA है, और ऐसे आप तीनों स्टॉप कोडॉन याद कर सकते हैं। अब एक सीक्वेंस दिया गया है और इससे अमाइनो एसिड को कोड करना है। चक्कर बोर्ड को देख के आप इजीली बता सकते हैं। AUG स्टार्टिंग कोडॉन है, मिथियोनिन को कोड करता है, UUU फिनाइल अलानिन, UUC फिनाइल अलानिन, और ये सभी फिनाइल अलानिन को ही कोड करते हैं। मतलब यहाँ पे आप ये समझ सकते हैं कि एक अमाइनो एसिड एक से ज़्यादा कोडॉन से कोड होती है। बात करते हैं म्यूटेशन एंड जेनेटिक कोड की। मतलब जेनेटिक कोड में म्यूटेशन होता है तो उसका फर्क कैसे पड़ता है।
सबसे पहले हम देखे थे पॉइंट म्यूटेशन इसके पिछले वाले चैप्टर में। अगर आप नहीं देखे हैं तो उसकी वीडियो इसी चैनल पे आपको मिल जाएगी, जाके वहाँ से रिवाइज कर सकते हैं। और नीट बाद तो हम इन डिटेल सब कुछ कंप्लीट कर रहे होंगे, तो आप उसके लिए भी इस चैनल से जुड़ सकते हैं। पॉइंट म्यूटेशन चेंज ऑफ सिंगल बेस पेयर इन अ जीन फॉर बीटा ग्लोबिन चेन रिजल्ट्स चेंजेस ऑफ अमाइनो एसिड रेसिड्यू ग्लूटामेट टू वेलिन। मतलब क्या है कि जो डीएनए होता है, डीएनए में एक पर्टिकुलर जगह पर चेंज होता है अमाइनो न्यूक्लियोटाइड्स का, और उस चेंज की वजह से जो कोड्स होते हैं, कोडॉन्स होते हैं, वो बदल जाते हैं। और वही जो कोडॉन पहले ग्लूटामिक एसिड को कोड करता है, वही कोडॉन बाद में वैलिन को कोड करने लगता है। और इसके वजह से जो बीटा चेन होती है ग्लोबिन की, जो हीमोग्लोबिन बनाती है, वो अफेक्टेड हो जाती है। और जो आरबीसी है वो बाइकनकेव सेल से शेप से सिकल शेप का हो जाता है, और एक डिजीज़ हो जाती है जिसको हम कहते हैं सिकल सेल एनीमिया। इसके बारे में इन डिटेल पिछले चैप्टर में बता चुका हूँ, तो आप वहाँ से देख सकते हैं और सीख सकते हैं। यहाँ हम बात करने वाले हैं फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन की, जो इंसर्शन या डिलीशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स के वजह से होता है। यानी न्यूक्लियोटाइड को अगर इंसर्ट कर दें या फिर न्यूक्लियोटाइड को डिलीट कर दें, तो इसके वजह से जिस तरीके का म्यूटेशन डीएनए में देखने को मिलता है उसको हम फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन कहते हैं। तो चलिए समझते हैं डीएनए के सीक्वेंसेस में फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन इंसर्शन के पॉइंट से या फिर डिलीशन के पॉइंट से किधर होता है। तो उसको एग्जाम्पल से समझने के लिए एक एग्जाम्पल लिया है, राम हैज रेड कैप। अब यहाँ पे बी वाला न्यूक्लियोटाइड एग्जाम्पल है समझने के लिए, तो बी वाला न्यूक्लियोटाइड को ऐड कर दे रहे हैं राम हैज के बाद और रेड कैप के पहले। तो अब हमें पता है कि कोडॉन को 3-3 के मल्टीपल में समझ पढ़ना होगा, तो अब पढ़ेंगे राम, फिर पढ़ेंगे हैज, और रेड के यहाँ पर बी को ऐड कर दिया है, तो अब 3 का मल्टीपल पढ़ना पड़ेगा। तो फिर पढ़ेंगे BRE, फिर पढ़ेंगे DCA, और P अकेले रह जाएगा। तो आप ये देख रहे हो जहाँ पे इंसल्ट हुआ है, इंसल्ट के बाद जो फ्रेम है पढ़ने का वो शिफ्ट हो गया है, और इसी वजह से इसको हम फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन कहते हैं। अब 2 के मल्टीपल में इंसर्ट करके देखते हैं, मतलब B के साथ I भी इंसर्ट करते हैं, तो स्टार्टिंग वाले कोडॉन्स को तो कोई फर्क नहीं पड़ा। अब B के साथ I भी आ गया है, तो अब पढ़ेंगे BIR, उसके बाद EDC और फिर AP पढ़ेंगे। यानी जहाँ पे इंसल्ट किए 2 के मल्टीपल में भी, तो उसके बाद का जो फ्रेम है पढ़ने का ये शिफ्ट हो गया है, यानी फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन है। अगर 3 के मल्टीपल में लेटर्स को इंसल्ट करते हैं, तो स्टार्टिंग में तो देखो तीनों केस में कोई फर्क नहीं पड़ना है, स्टार्टिंग का तो सेम रहा। लेकिन जहाँ पे इंसल्ट कर रहे हैं उसके बाद फर्क पड़ता था, लेकिन इस केस में जहाँ 3 के मल्टीपल में इंसल्ट करते हैं, बाद का सीक्वेंस चेंज नहीं होता है और फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन नहीं होता है। यानी फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन केवल 1 या 2 के मल्टीपल में इंसर्शन से होता है। डिलीशन वाले केस को समझते हैं। राम हैज, सबसे पहले था रेड कैप, तो रेड में से आर को हटा दो तो क्या बच जाएगा EDCAP। तो राम हैज EDCAP, जहां से डिलीट किया है उसके बाद का फ्रेम चेंज हो गया है। फिर एक और लेटर डिलीट करो, ई को डिलीट कर दो तो अब हो जाएगा राम हैज DCAP, राम हैज DCAP। मतलब जहाँ से डिलीट किए 2 के मल्टीपल में उसके बाद का फ्रेम चेंज हो गया। और अगर 3 के मल्टीपल में डिलीट करेंगे तो रेड पूरा डिलीट हो जाएगा और हो जाएगा राम हैज कैप। यानी 3 के मल्टीपल में डिलीट करने से बाद वाले फ्रेम में भी कोई चेंज नहीं हुआ, और स्टार्टिंग के फ्रेम में तो चेंज होता ही नहीं है। तो मतलब क्या है, फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन एक न्यूक्लियोटाइड या फिर 2 न्यूक्लियोटाइड के इंसर्शन या डिलीशन की वजह से होता है। तो चलिए कंक्लूजन को सीखते हैं। Insertion or deletion of 1 or 2 bases changes the reading frame from the point of insertion or deletion. However, such mutations are referred to as frame shift mutation or deletion mutation. Insertion or deletion of 3 or its multiple bases insert or delete in 1 or multiple codons. Hence, 1 or multiples amino acid and reading frame remains unaltered from the point onwards। मतलब क्या है कि अगर 3 के मल्टीपल में आप इंसर्ट या डिलीट करते हो तो फ्रेम में कोई शिफ्ट देखने को नहीं मिलेगा, और वो तीनों जिस अमाइनो एसिड को बना रहे होंगे अब वो अमाइनो एसिड नहीं बन रही होगी। तो हम समझ चुके हैं mRNA के पास कोडॉन्स होते हैं जो अमाइनो एसिड को कोड करते हैं। तो चलिए अमाइनो एसिड्स को कोड करने के बाद अमाइनो एसिड आपस में जुड़ के ही प्रोटीन का फॉर्मेशन करते हैं, जिसको हम ट्रांसलेशन कहते हैं। लेकिन हम आपको बता चुके हैं mRNA और प्रोटीन के अंदर कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं होता है। अच्छा, क्लास 11th में आपने पढ़ के यहाँ पे आए होंगे कि जो प्रोटीन होता है ये अमाइनो एसिड का पॉलीमर होता है।
मतलब कई सारे अमाइनो एसिड आपस में जुड़ के प्रोटीन बनाते हैं। अगर नहीं पढ़े हैं तो क्लास 11th की वीडियो आने वाली है बायोमॉलिक्यूल की, उसमें आप सीख सकते हैं। तो इस प्रोटीन में कई सारे अमाइनो एसिड आपस में जुड़ते हैं और प्रोटीन का फॉर्मेशन करते हैं, और इनके बीच में जो बॉन्डिंग होता है इसको हम पेप्टाइड बॉन्ड कहते हैं। अच्छा ठीक है, इस प्रोटीन में अमाइनो एसिड है। क्या अमाइनो एसिड के पास नाइट्रोजनस बेसिस है? नहीं है। लेकिन इस एमआरएनए के पास जो न्यूक्लियोटाइड है उस न्यूक्लियोटाइड में अमाइनो नाइट्रोजनस बेसिस हैं। तो क्या इसमें और इसमें कोई डायरेक्ट रिलेशन है? नहीं है। इसीलिए इनके और इनके बीच में रिलेशन स्टेब्लिश करने के लिए टीआरएनए आता है, जो दोनों के बीच में रिलेशन स्टेब्लिश करता है, और फिर टीआरएनए के मदद से ही प्रोटीन फॉर्म्ड होता है एमआरएनए के सीक्वेंस के अकॉर्डिंग। तो ट्रांसलेशन सीखने से पहले अब हमें टीआरएनए को भी समझना होगा। फ्रांसिस क्रिक postulated the presence of an adapter molecule that would on one hand read the codes and on another hand would bind to specific amino acid। मतलब क्या है? फ्रांसिस क्रिक ने ही अडाप्टर मॉलिक्यूल टीआरएनए के बारे में बताया था और कहा था कि टीआरएनए एक एंड से एमआरएनए के कोड को पढ़ता है और दूसरे एंड पर उसी कोड के अकॉर्डिंग अमाइनो एसिड लेकर आया होता है। ये एक टीआरएनए का डायग्राम है। इस टीआरएनए के डायग्राम को समझते हैं। एक एंड से, इस वाले एंड से एंटीकोडॉन लूप से ये एमआरएनए जो कि 5 प्राइम टू 3 प्राइम है के कोड को पढ़ता है। ये कोडॉन है एजीयू, तो उसके कोडॉन के अकॉर्डिंग ही इसका एंटीकोडॉन लूप होता है जिससे ये एजीयू को पहचानता है। और यहाँ पे देखो कंप्लीमेंट्री एग्जिस्ट करती है। ए के सामने यू आएगा, जी के सामने सी आएगा, यू के सामने ए आएगा। तो टीआरएनए और एमआरएनए में कंप्लीमेंट्री होती है और इसी के बेसिस पर ही प्रोटीन को कोड किया जा सकता है। बेटा इन डिटेल आपको नीट के बाद मैं इसको समझा रहा हूँ डायग्राम के साथ एक एक चीज़, और वहाँ पे ये सब कुछ समझ में आ रहा होगा, आपको विजुलाइज होगा, इमेजिनेशन में आप इसको फील कर पा रहे होगे, देख पा रहे होगे। अभी ये केवल रिवीजन लेक्चर है और रिवीजन में भी हमारी कोशिश है कि कोई भी कॉन्सेप्ट ऐसा ना हो जो आपको स्किप करा दिया जाए या छोड़ दिया जाए जिससे आपको कॉन्फिडेंस नहीं है। तो अगर पूरे साल आपने पढ़ाई की है तो इतने रिवीजन से आप कर ले जाओगे। ये केवल और केवल रिवीजन लेक्चर ही है, इन डिटेल लेक्चर नहीं है। तो बहुत ज़्यादा चीज़ें आपको समझाई नहीं जा सकती, हाँ रिवाइज किया जा सकता है बिना कोई पॉइंट छोड़े, और अभी हम वही कर रहे हैं। तो समझते हैं, इस टीआरएनए के पास एंटीकोडॉन लूप होता है और एंटीकोडॉन लूप कोडॉन लूप के कंप्लीमेंट्री होता है और ये फिर अपने रिस्पेक्टेड अमाइनो एसिड को लेके आता है। अच्छा, ये जो अमाइनो एसिड है टीआरएनए के किस एंड पे होती है? 5th एंड पे या 3rd एंड पे? तो अमाइनो एसिड हमेशा 3rd एंड पे होती है। अच्छा, क्या होता है टीआरएनए? सिंपल सा बात बताऊं तो टीआरएनए भी एक ऐसे लीनियर स्ट्रक्चर होता है जिसमें 5th एंड होगा और 3rd एंड होगा, लेकिन ये लीनियर स्ट्रक्चर फोल्ड होके कुछ ऐसा दिखाई देने लगता है, और जब इसी को आप फोल्ड कर दोगे तो ये ऊपर ऐसा बन जाएगा। यहाँ पे 5th आ जाएगा और यहाँ पे 3rd एंड आ जाएगा। तो टीआरएनए आपस में ही फोल्ड हो जाते हैं। क्यों फोल्ड हो जाते हैं? क्योंकि यहाँ पे न्यूक्लियोटाइड्स हैं और हमें पता है न्यूक्लियोटाइड्स हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सकते हैं, तो इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है और इनके पास न्यूक्लियोटाइड हैं तो UC ये तो यहाँ पे होंगे ही, और यही बना लेते हैं एंटीकोडॉन लूप। तो मतलब एक लीनियर चेन का फोल्डिंग ही होता है टीआरएनए। अब टीआरएनए को समझते हैं। टीआरएनए एमआरएनए के पास जो कोडॉन्स होते हैं जो 3 के मल्टीपल में होते हैं उनको पढ़ते हैं, और पढ़ने के बाद अपने एंड पर, किस एंड पर? 3rd एंड पर अमाइनो एसिड को लेके आते हैं। He postulated the presence of an adapter molecule that would on one hand read the codes and on other hand would bind to specific amino acids. tRNA then called sRNA या फिर soluble RNA। tRNA को हम sRNA या soluble RNA भी कहते हैं। अब tRNA के पास एंटीकोडॉन लूप भी होता है, इस लूप की बात कर रहे हैं। That has bases complementary to the codes and it हैज़ आल्सो एन अमाइनो एसिड एक्सेप्टर एंड। मतलब क्या है कि कोडॉन्स के बेसिस के कंप्लीमेंट्री बेस पाए जाते हैं इस एंटीकोडॉन लूप में, और इसके साथ साथ अमाइनो एसिड को एक्सेप्ट करने वाला भी लूप होता है जो 3rd एंड ऑफ टीआरएनए होता है। अब ये जो अमाइनो एसिड एक्सेप्टर एंड होता है ये हमेशा बाइंड करता है अमाइनो एसिड से, और टीआरएनए जो है स्पेसिफिक होता है फॉर ईच अमाइनो एसिड। मतलब 20 तरीके के अगर अमाइनो एसिड हैं तो हमारे पास, हमारे सेल के अंदर 20 टाइप के ही टीआरएनए भी होते हैं, और ये टीआरएनए जो है
केवल अपने वाले अमाइनो एसिड से ही बाइंड करता है। अगर AUG वाला टीआरएनए है तो ये हमेशा टायरोसिन वाले से ही बाइंड करेगा। अगर UCA वाला अमाइनो टीआरएनए है तो हमेशा सेरीन वाले अमाइनो एसिड से ही बाइंड करेगा। मतलब हर एक अमाइनो एसिड के लिए हर एक टीआरएनए होता है, यानी टीआरएनए अपने अमाइनो एसिड के लिए स्पेसिफिक है, यानी UCA वाला टीआरएनए टायरोसिन से बाइंड नहीं कर सकता है, AUG वाला टीआरएनए सेरीन से बाइंड नहीं कर सकता है, AUG वाला टीआरएनए केवल और केवल टायरोसिन से ही बाइंड कर रहा होगा। यानी टीआरएनए अपने अमाइनो एसिड के लिए स्पेसिफिक होता है। फॉर इनिशिएशन there is another specific tRNA that is referred to as initiator tRNA। अब ये बताओ, इनिशिएशन के लिए mRNA में जो सीक्वेंस होगा वो क्या होगा? AUG होगा। और AUG का कंप्लीमेंट्री tRNA क्या बन सकता है? ये जो tRNA बनेगा क्या बनेगा? एक का जो कंप्लीमेंट्री होगा U का हो जाएगा A और G का हो जाएगा C, यानी UAC वाला जो tRNA है वही इनिशिएटर tRNA कहलाएगा। देयर आर नो टीआरएनए फॉर स्टॉप कोडॉन। और ये बात याद रखने वाली है कि स्टॉप कोडॉन UAA, UGA, UAG के लिए कोई भी टीआरएनए नहीं होता है। सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ टीआरएनए लुक्स लाइक अ क्लोवर लीफ, यानी कि टीआरएनए का जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर है वो क्लोवर लीफ के जैसे दिखाई देता है। वहीं अगर एक्चुअल स्ट्रक्चर की बात करें तो वो इन्वर्टेड एल जैसा दिखाई देता है। अब टीआरएनए और जेनेटिक कोड समझने के बाद हम बात करने वाले हैं उस फिनोमिना की जिसको हम ट्रांसलेशन कहते हैं, और इसमें हम mRNA से प्रोटीन का फॉर्मेशन देख रहे होते हैं। तो ट्रांसलेशन क्या है? ट्रांसलेशन वो प्रोसेस है जिसमें अमाइनो एसिड के पॉलीमराइजेशन से प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है। ट्रांसलेशन प्रोसेस ऑफ पॉलीमराइजेशन ऑफ अमाइनो एसिड टू फॉर्म अ पॉलीपेप्टाइड यानी प्रोटीन, यानी अमाइनो एसिड को पॉलीमराइज करके प्रोटीन बनाना ही ट्रांसलेशन होता है। द ऑर्डर एंड द सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड आर डिफाइंड बाय द सीक्वेंस ऑफ बेसेस इन mRNA। मतलब क्या है कि जो अमाइनो एसिड के सीक्वेंस प्रोटीन के अंदर लगेंगे ये किसके आधार पे होते हैं, किससे डिसाइड होते हैं? तो ये उन सीक्वेंसेस के आधार पे होते हैं, उन कोडॉन्स के आधार पे होते हैं जो mRNA के अंदर होते हैं। अरे बहुत बेसिक सी बात है, समझते हैं। ये mRNA है, अब इसके अंदर कोडॉन्स होंगे 3-3 के मल्टीपल में, और ये अमाइनो एसिड को कोड कर रहे होंगे। तो ये कैसे इस mRNA पर लगे हुए हैं उसी के अकॉर्डिंग तो डिसाइड होगा कि कौन सा अमाइनो एसिड पहले आएगा और कौन सा अमाइनो एसिड बाद में आएगा। और यही अमाइनो एसिड आपस में जुड़ के क्या बना रहे होंगे? प्रोटीन बना रहे होंगे। तो प्रोटीन के अंदर अमाइनो एसिड कैसे अरेंज हैं इसका डिसीजन mRNA के अंदर न्यूक्लियोटाइड कैसे अरेंज हैं इससे लिया जाता है। ठीक, अब आगे समझते हैं। अमाइनो एसिड्स आर ज्वाइंट बाय ए बॉन्ड विच इज नोन एज पेप्टाइड बॉन्ड। मतलब क्या है? ये जो अमाइनो एसिड हैं आपस में जब बॉन्डिंग करेंगे तभी तो प्रोटीन का फॉर्मेशन करेंगे। तो अमाइनो एसिड आपस में जिस बॉन्ड से बॉन्डिंग करते हैं उस बॉन्ड का नाम होता है पेप्टाइड बॉन्ड। फॉर्मेशन ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड रिक्वायर एनर्जी, और हमें पता है जब कभी भी बॉन्ड बनाना होता है एनर्जी चाहिए होती है, और जब कभी भी बॉन्ड तोड़ना होता है एनर्जी रिलीज होती है। तो यहाँ पर बॉन्ड बनाना है, एनर्जी चाहिए, तो ये एनर्जी कहाँ से आती है समझते हैं। In the first phase itself, amino acid are activated in the presence of ATP and linked to their conjugate tRNA। मतलब क्या है कि tRNA जब अमाइनो एसिड से जुड़ रहा होता है तो उस टाइम पे ATP से भी जुड़ता है, और इस प्रोसेस को हम चार्जिंग ऑफ tRNA कहते हैं क्योंकि ये ATP से भी जुड़ रहा है, और अमाइनो एसाइलेशन ऑफ tRNA भी कहते हैं क्योंकि अमाइनो एसिड से भी जुड़ रहा है। तो इसके दो नाम हैं, एक पहला चार्जिंग ऑफ tRNA और दूसरा है अमाइनो एसाइलेशन ऑफ tRNA। चार्जिंग ऑफ tRNA इसलिए कहते हैं क्योंकि ये ATP से जुड़ता है, और अमाइनो एसाइलेशन ऑफ tRNA कहते हैं क्योंकि ये अमाइनो एसिड से जुड़ रहा होता है। तो tRNA अब साइटोप्लाज्म में अमाइनो एसिड और ATP से जुड़ चुका है, यानी चार्जिंग या फिर मैं कहूँ अमाइनो एसाइलेशन ऑफ tRNA हो गया है। अब ये tRNA भागता भागता किसके पास जाएगा? mRNA के पास, और mRNA के पास अपने एंटी कोडॉन लूप को लेके जाएगा, और mRNA के पास जो कोडॉन है उनको पढ़ेगा, और पढ़ने के बाद जो अमाइनो एसिड लेके गया है उसको वहीं पे छोड़ देगा। ऐसे अगला tRNA भी आएगा, भागते भागते जाएगा mRNA के पास, कोडॉन को पढ़ेगा अपने एंटी कोडॉन लूप से और अपने अमाइनो एसिड को छोड़ देगा। ऐसे अगला tRNA भी करेगा, अगला भी करेगा, मतलब अमाइनो एसिड अब इकट्ठा हो रहे होंगे, और अमाइनो एसिड जो इकट्ठा हुए हैं अगर अपने बीच पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लें तो फिर प्रोटीन का फॉर्मेशन हो जाएगा, और यही तो हम देख रहे हैं। तो चलिए समझते हैं। द सेलुलर फैक्ट्री रिस्पॉन्सिबल फॉर सिंथेसाइजिंग प्रोटीन
इज द राइबोसोम। और प्रोटीन बनाने के लिए जो सेलुलर फैक्ट्री है सेल के अंदर, उसको हम राइबोसोम कहते हैं। क्यों इसको सेलुलर फैक्ट्री कह रहे हैं, आगे अभी समझ रहे होंगे। द राइबोसोम कंसिस्ट ऑफ स्ट्रक्चरल आरएनए एंड 80 डिफरेंट प्रोटीन्स। ये नीट 2023 मतलब इसी बार क्वेश्चन आया हुआ है कि राइबोसोम के अंदर कितने अलग अलग टाइप के प्रोटीन पाए जाते हैं, और उसका आंसर गया था 80। इन इट्स इनएक्टिव स्टेट बात करें राइबोसोम की, इट एग्जिस्ट एज अ 2 सब यूनिट्स, अ लार्ज सब यूनिट एंड अ स्मॉल सब यूनिट। अब ये सेल बायोलॉजी का पार्ट है। अगर आप सेल बायोलॉजी रिवीजन करना चाहते हैं तो इसके भी वीडियो जल्दी ही आने वाले हैं, तो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वहां से कंप्लीट कर सकते हैं। समझते हैं क्या है mRNA। जैसे mRNA से प्रोटीन बनाना है, यानी अमाइनो एसिड को आपस में जोड़ना है, तो उसके लिए mRNA को हम हमेशा 5 प्राइम टू 3 प्राइम पढ़ते हैं, मतलब इधर से इधर चल रहे होंगे। उसके लिए जरूरी क्या होता है कि इस mRNA को राइबोसोम आके पकड़ लेता है अपने बड़ी और छोटी सब यूनिट के बीच में। तो सबसे पहले ये राइबोसोम यहाँ रहा होगा, ये बड़ी सब यूनिट और यहाँ पे छोटी सब यूनिट, दोनों सब यूनिट के बीच में mRNA को फंसा लिया गया होगा। अब क्या होता है कि इसी mRNA के बड़ी सब यूनिट के अंदर tRNA आता है अमाइनो एसिड को लेके। tRNA का जो एंटी कोडन लूप होता है, अब इस डायग्राम को यहां से समझते हैं। बड़े वाले सब यूनिट में tRNA आ गया है अमाइनो एसिड को लेके, और tRNA अमाइनो एसिड को लेके आता है, और जो mRNA पे यहाँ पे कोड होते हैं उन कोड को पढ़ता है, क्योंकि इसके पास एंटी कोडन लूप होता है। और पढ़ने के बाद अगर सही कोड मिलता है तो वो अपने अमाइनो एसिड को छोड़ देता है। फिर अगला ये फिर सड़क के थोड़ा सा ये आगे चला जाएगा, ये दोनों राइबोसोम की सब यूनिट सड़क के थोड़ी सी आगे चली गई। अब यहाँ पे जो tRNA अमाइनो एसिड को छोड़ दिया वो अब खाली हो गया। खाली होने के बाद ये फिर इस बड़े वाले राइबोसोम के सब यूनिट से बाहर निकल जाता है। अगला tRNA आएगा, अभी ये थोड़ा सा सड़क के आगे चला गया होगा। अगला tRNA आएगा, अपने वाले सीक्वेंस से बाइंड करेगा, अमाइनो एसिड को छोड़ेगा, और फिर पुराना वाला tRNA यहाँ से बाहर निकल जाएगा। तो मतलब ये चीज़ें लगातार हो रही होंगी, और जो अमाइनो एसिड छूट रहे होंगे, ये बड़े वाले राइबोसोम के अंदर कुछ एंजाइम्स होते हैं जिनको हम राइबोजाइम कहते हैं। इनके बीच पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन कराते रहेंगे, और फिर यहाँ से एक प्रोटीन की चेन फॉर्म हो जाएगी। चलिए समझते हैं। When the small subunit encounters an mRNA, मतलब क्या है, mRNA को अगर राइबोसोम की छोटी वाली सब यूनिट पकड़ लेती है, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन ऑफ द mRNA टू प्रोटीन बिगिंस, और तब जो ट्रांसलेशन का प्रोसेस है स्टार्ट हो जाता है। और ये नीट में पूछा जा चुका है कि जो ट्रांसलेशन का प्रोसेस है, mRNA से प्रोटीन बनाने का प्रोसेस है, कब स्टार्ट होता है, जब राइबोसोम की छोटी वाली सब यूनिट बाइंड कर जाती है mRNA से। There are 2 sites in the larger subunit for subsequent amino acid to bind to and thus be close enough to each other for the formation of peptide bond। मतलब क्या है कि इसके पास 2 साइट होती हैं, एक एंट्री के लिए, दूसरी एग्जिट के लिए, और ये अमाइनो एसिड इतने क्लोज होते हैं ताकि इनके बीच में पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन हो पाए। द राइबोसोम आल्सो एक्ट एज ए कैटलिस्ट, राइबोसोम कैटलिस्ट के जैसे भी काम करता है। और इसी राइबोसोम के बड़ी सब यूनिट के अंदर 23S rRNA होता है इन केस ऑफ बैक्टीरिया, और 28S rRNA होता है इन केस ऑफ यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, जो पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। और इन दोनों rRNA को हम राइबोजाइम भी कहते हैं, जो एंजाइम है और पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन कराता है। अब याद करिए क्लास 11th का बायोमॉलिक्यूल, जहाँ पे लिखा हुआ है ऑलमोस्ट ऑल एंजाइम्स ऑफ प्रोटीन, ना कि ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन। सभी एंजाइम्स जो है प्रोटीनिशियस नहीं होते हैं। कुछ एंजाइम राइबोसोम भी बनाता है, आरएनए भी बनाता है, जैसे कि राइबोजाइम। अब ट्रांसलेशनल यूनिट मतलब एमआरएनए का वो पार्ट जो एक्चुअल में अमाइनो एसिड के सीक्वेंस को बना रहा है या प्रोटीन बना रहा है, उसको हम ट्रांसलेशनल यूनिट कहते हैं। इन एमआरएनए इज द सीक्वेंस ऑफ आरएनए दैट इज फ्लैंक्ड बाय द स्टार्टिंग कोडॉन। अच्छा, एमआरएनए से प्रोटीन बनाना है तो शुरू कहाँ से होगा? जहाँ पे स्टार्टिंग कोडॉन होगा, ये एमआरएनए है। इससे बना रहा है प्रोटीन, तो प्रोटीन के अंदर क्या है? अमाइनो एसिड ही तो है, जिनके बीच में पेप्टाइड बॉन्ड हो गया है, जो राइबोजाइम ने कराया है। ठीक, ये बन गया प्रोटीन। तो एमआरएनए में होता है स्टार्टिंग कोडॉन और फिर होता है स्टॉप कोडॉन। हम जानते हैं जो एमआरएनए है ये फ्लैंक्ड होता है, मतलब दोनों किनारों से घिरा होता है स्टार्टिंग कोडॉन एयूजी से एंड स्टॉप कोडॉन से, जो पॉलीपेप्टाइड के चेन के फॉर्मेशन को रोक रहा होगा। इसके अलावा अब ये जो इधर का रीजन रह गया और इसके इधर का जो रीजन रह गया, उसको हम कहते हैं यूटीआर, अनट्रांसलेटेड रीजन। अनट्रांसलेटेड रीजन इसलिए कहते हैं क्योंकि ये प्रोटीन के फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। An mRNA also has some additional sequence that are not translated and
आर रिफर्ड एज अनट्रांसलेटेड रीजन, और इस रीजन को हम अनट्रांसलेटेड रीजन UTR कहते हैं। द UTRs आर प्रेजेंट एट बोथ फिफ्थ इंड, यानी यहाँ पांचवा इंड होगा तो यहाँ पे भी होगा, यहाँ थर्ड इंड होगा तो यहाँ भी होगा, मतलब स्टार्ट कोडान के पहले होते हैं और स्टॉप कोडान के बाद में भी प्रेजेंट होते हैं। दे आर रिक्वायर्ड फॉर इफिशियंट ट्रांसलेशन प्रोसेस, और ये ट्रांसलेशन प्रोसेस अच्छे से हो पाए इसलिए प्रेजेंट होते हैं, ना कि प्रोटीन और अमीनो एसिड को कोड करने के लिए होते हैं। फॉर इनिशिएशन द राइबोसोम्स बाइंड टू द mRNA एट द स्टार्ट कोडान, मतलब क्या है, अगर इनिशिएट करना है तो राइबोसोम सबसे पहले आके यहाँ पे बाइंड करता है स्टार्ट कोडान के पास, और फिर tRNA आता है एंटीकोडॉन लूप लेके इसको पढ़ता है, अमीनो एसिड को यहाँ पे छोड़ देता है और फिर tRNA यहाँ से बाहर निकल जाता है। द राइबोसोम्स प्रोसीड टू इलोंगेशन फेज ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, और इसके बाद इलोंगेशन फेज आ जाता है जो प्रोटीन को एक्चुअली में सिंथेसाइज कर रहा होता है, बना रहा होता है। एट द एंड, और सबसे लास्ट में एक रिलीज फैक्टर होता है जो स्टॉप कोडॉन के साथ जाके बाइंड हो जाता है और टर्मिनेट कर देता है ट्रांसलेशन के प्रोसेस को, और पॉलीपेप्टाइड यानी प्रोटीन रिलीज हो जाती है राइबोसोम से। और ये था ट्रांसलेशन, यानी mRNA से प्रोटीन का फॉर्मेशन कैसे होता है। अगले वीडियो में हम बात कर रहे होंगे रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन की, छोटी वीडियो होगी और इसमें हम समझ रहे होंगे कि क्या होता है लैक ओपेरान और लैक ओपेरान का फंक्शन क्या होता है, और इस चैप्टर में लैक ओपेरान क्यों दिया गया है, क्या इसके कोर कॉन्सेप्ट्स होते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।